नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अरविंद। आप देख रहे हैं ज्ञानदीप ओडिशा चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर मेजर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट यूनिट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट 6। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि आज के टाइम में फाइनेंस काफ़ी बदल चुका है और इन नए डायमेंशंस को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, हमारा मेन हेडिंग है इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका आखिर मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में ये वो नए कॉन्सेप्ट्स, नए टूल्स और नए प्रैक्टिसेस हैं जो आजकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ गए हैं। अब इसके मीनिंग को अच्छे से समझते हैं। ये डायमेंशंस 5 चीजों की वजह से डेवलप हुए हैं। पहला है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी टेक्नोलॉजी में जो तेजी से विकास हो रहा है। दूसरा ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक मार्केट बन गई है। तीसरा डिजिटल फाइनेंस, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट्स। चौथा है चेंजिंग इन्वेस्टर बिहेवियर, मतलब इन्वेस्टर्स की सोच और उनके इन्वेस्ट करने का तरीका बदल गया है। और पांचवा है एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न्स, जिसे हम ESG भी कहते हैं। साइड में जो नोट लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। इन्हीं डायमेंशंस ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ट्रेडिशनल रोल को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दिया है, यानी बढ़ा दिया है। अब आते हैं नीड फॉर इमर्जिंग डायमेंशंस पर। हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी? पहला पॉइंट है रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बदल रही है कि फाइनेंस को भी उसके साथ बदलना पड़ रहा है। दूसरा पॉइंट है ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तीसरा न्यू फाइनेंशियल रिस्क, नई टेक्नोलॉजी के साथ नए खतरे भी आते हैं। चौथा है इंक्रीज्ड ग्लोबल कंपटीशन। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिमांड फॉर सस्टेनेबल एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब कंपनी से उम्मीद की जाती है कि वो एनवायरनमेंट और सोसाइटी के बारे में भी सोचें। तो चलिए एक बार इस टॉपिक को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि इमर्जिंग डायमेंशंस नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और बदलते इन्वेस्टर बिहेवियर जैसे फैक्टर्स से आए हैं। और इनकी जरूरत इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ गया है और अब एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की डिमांड है। अब हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी ने फाइनेंस को कैसे बदला है, और इसके 2 सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपने इनके नाम जरूर सुने होंगे। चलिए अब इनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से आसानी से समझते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल एसेट्स। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी एंड ऑपरेटेड थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये एक डिजिटल पैसा है जो क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर होता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है। इसके सबसे फेमस एग्जांपल्स हैं बिटकॉइन और इथीरियम। अब आते हैं इसके रोल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। इसके 3 मेन रोल्स हैं। पहला, ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यानी लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, यानी विदेशों में पैसा भेजने के लिए यूज होता है। और तीसरा, इससे रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी खर्चा कम होता है। नीचे जो एग्जाम्पल दिया है उससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अ कंपनी एक्सेप्टिंग बिटकॉइन पेमेंट्स रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल्स। सिंपल मतलब है कि अगर कोई कंपनी बिटकॉइन में पेमेंट लेती है तो उसकी नॉर्मल बैंक्स पर निर्भरता कम हो जाती है। अब हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, तो चलिए क्रिप्टो करेंसी को एनालाइज करते हैं। पहले इसके एडवांटेजेस यानी फायदे देखते हैं। नंबर 1, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। इसका मतलब इस पर किसी एक बैंक या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। नंबर 2, फास्ट ग्लोबल ट्रांजैक्शंस। और नंबर 3, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, खर्चा कम लगता है। अब राइट साइड में लिमिटेशंस यानी इसकी कमियां देखते हैं। सबसे बड़ी कमी है हाई वॉलेटिलिटी, मतलब इसकी कीमत बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। दूसरा, लीगल एंड रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, इसको लेकर अभी तक साफ कानून नहीं बने हैं। और तीसरा, रिस्क ऑफ साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा हमेशा रहता है। चलिए अब क्रिप्टो करेंसी का एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने सीखा कि ये एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन पर चलती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका रोल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और कॉस्ट रिडक्शन में है। इसके फायदे हैं डिसेंट्रलाइजेशन और स्पीड, लेकिन लिमिटेशंस हैं वॉलेटिलिटी, लीगल अनसर्टेनिटी और फ्रॉड का रिस्क। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिस पर क्रिप्टो करेंसी चलती है, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये क्या है? डेफिनेशन देखिए। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है। इसे आप एक डिजिटल बही खाता समझ सकते हैं जो बहुत सारे कंप्यूटर्स पर एक साथ चलता है और बहुत सिक्योर होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? पहला है सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। दूसरा, ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी सब कुछ साफ साफ दिखता है। तीसरा, फ्रॉड प्रिवेंशन, धोखाधड़ी से बचाव। और चौथा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या हुए? 3 मेन फायदे हैं। हाई सिक्योरिटी,
ट्रांसपेरेंसी और रिड्यूस्ड फ्रॉड। एग्जाम्पल देखिए, यूजिंग ब्लॉकचेन फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंप्रूव्स ट्रस्ट एंड एक्यूरेसी। मतलब जब आप ब्लॉकचेन यूज करते हैं तो ट्रांजैक्शंस पर भरोसा और उनकी एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है। फाइनेंस में इसका यूज सिक्योर ट्रांजैक्शंस, ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड्स और फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए होता है। और इसके मेन बेनिफिट्स हैं सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिड्यूस्ड फ्रॉड। ठीक है, अब तक हमने टेक्नोलॉजी की काफी बात की, लेकिन फाइनेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, इंसानों से और उनके प्रिंसिपल से भी जुड़ा हुआ है। और यही हमें हमारे अगले 2 टॉपिक्स पर ले आता है, बिहेवियरल एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। हमारा अगला डायमेंशन है बिहेवियरल फाइनेंस। ये क्या होता है? ये स्टडीज द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड मैनेजर्स। सिंपल वर्ड्स में ये इस बात की स्टडी करता है कि हमारे दिमाग और इमोशंस हमारे फाइनेंशियल फैसलों पर कैसे असर डालते हैं। इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी अपने आप पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। दूसरा हर्ड बिहेवियर, इसका मतलब है भेड़चाल, यानी वही करना जो सब लोग कर रहे हैं। तीसरा है लॉस अवर्जन, नुकसान से बहुत ज्यादा डरना। और चौथा है इमोशनल बायस, यानी गुस्से, खुशी या डर में आकर इन्वेस्टमेंट के फैसले लेना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, ये एक्सप्लेन्स इर्रेशनल इन्वेस्टर बिहेवियर, यानी समझाता है कि लोग कभी-कभी अजीब फाइनेंशियल डिसीजंस क्यों लेते हैं। दूसरा, हेल्प्स इन बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और तीसरा, रिड्यूसेस इमोशनल डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल भी हर्ड बिहेवियर का ही दिया गया है। इन्वेस्टर्स बाइंग शेयर्स ओनली बिकॉज अदर्स आर बाइंग। चलिए अब बिहेवियरल फाइनेंस को रिवाइज करते हैं। इसका मतलब है फाइनेंशियल डिसीजंस के पीछे की साइकोलॉजी को समझना। इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं ओवर कॉन्फिडेंस, हर्ड बिहेवियर, लॉस अवर्जन और इमोशनल बायस। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हम बेटर, लेस इमोशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सस्टेनेबल फाइनेंस। इसका मतलब है मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस बाय कंसिडरिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ESG फैक्टर्स। इसका मतलब यह है कि जब भी हम पैसों से जुड़ा कोई फैसला लें तो सिर्फ प्रॉफिट ना देखें, बल्कि ये भी देखें कि उसका एनवायरमेंट और सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी पर्यावरण की रक्षा। दूसरा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामाजिक जिम्मेदारी। और तीसरा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसके फीचर्स क्या हैं? पहला, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू। दूसरा, एथिकल इन्वेस्टमेंट, यानी सही जगह पैसा लगाना। और तीसरा, रिस्क रिडक्शन। इसके 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ग्रीन बॉन्ड्स जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं, और इन्वेस्टमेंट इन रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। तो इस टॉपिक का रिकैप क्या है? सस्टेनेबल फाइनेंस का मतलब है फाइनेंशियल डिसीजंस लेते वक्त ESG फैक्टर्स, यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस का ध्यान रखना। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। चलिए अब हम एक ऐसे टर्म की बात करते हैं जो इन सभी चीजों को आपस में जोड़ता है, और वो है फिनटेक, जिसका पूरा नाम है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। आई एम श्योर आप सब इसे हर रोज यूज करते हैं। तो फिनटेक है क्या? इसकी डेफिनेशन है रेफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव फाइनेंशियल सर्विसेज। बहुत सिंपल है, फाइनेंशियल सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही फिनटेक है। इसके एग्जाम्पल्स आप सब जानते हैं, डिजिटल पेमेंट्स जैसे UPI, मोबाइल बैंकिंग जिससे आप फोन से अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं, और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स जहां से आप ऑनलाइन शेयर्स खरीदते हैं। ये सब फिनटेक है। अब देखते हैं इसका रोल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसकी वजह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फास्टर हो जाते हैं, इससे इंप्रूव्ड फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, और इससे कॉस्ट रिडक्शन यानी लागत में कमी आती है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का यूज। इसके एग्जाम्पल्स हैं UPI, मोबाइल बैंकिंग, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका रोल है ट्रांजैक्शंस को फास्ट करना, प्लानिंग को इंप्रूव करना और कॉस्ट को कम करना। तो स्टूडेंट्स, हम इस यूनिट के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। अब तक हमने जो भी इमर्जिंग डायमेंशंस पढ़े, अब हम उनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है, ये डिस्कस करेंगे। चलिए अब इन सब डायमेंशंस की बिग पिक्चर देखते हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग डायमेंशंस, इनका असर क्या हुआ है? पहला, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी यानी कामकाज बेहतर हुआ है। दूसरा, बेटर रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। चौथा, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। और पांचवा, फास्टर डिसीजन मेकिंग। लेकिन जहां फायदे हैं वहां कुछ चैलेंजेस ऑफ इमर्जिंग डायमेंशंस भी हैं। सबसे पहला है साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स। दूसरा, रेगुलेटरी इश्यूज यानी कानून अभी तक साफ नहीं है। तीसरा, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में जानकारी की कमी है। और चौथा, टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी यानी टेक्नोलॉजी थोड़ी मुश्किल है।
तो इसका रिकैप ये है कि इन नए डायमेंशंस के बहुत से पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, जैसे एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी, लेकिन इनके साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी और रेगुलेटरी इश्यूज। दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी स्लाइड पर, जो इस पूरे टॉपिक को समराइज करती है, कंक्लूजन एंड द वे फॉरवर्ड। पहला पॉइंट कहता है कि इन इमर्जिंग डायमेंशंस ने ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पूरी तरह से बदल दिया है और अब ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन, वैल्यू बेस्ड और सस्टेनेबल अप्रोच बन चुका है। समरी ये है कि दीज डायमेंशंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब ये आज के फाइनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आखिर में एक मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर एक आज के फाइनेंस मैनेजर को क्या करना चाहिए? उसे 3 चीजें करनी होंगी। पहला, अंडरस्टैंड डिजिटल फाइनेंस, दूसरा, अडॉप्ट इनोवेटिव टूल्स, और तीसरा, सबसे जरूरी, इंश्योर एथिकल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 खत्म हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज्ञानदीप ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।